हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। और बच्चे आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स एंड रिलेटिव मोशन। ये दो पार्ट को कंप्लीट यहाँ पे कवर करूंगा और जितने तरीके की ग्राफ पॉसिबल से मैं उस सारे ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। कैसे बनाते हैं ग्राफ से, डेटा कैसे रीड करते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन करके बच्चे एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे कम से कम समय में करें, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और साथ में उसके अपन रिलेटिव मोशन के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो वेलकम टू द चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। और नीट यूजी के एग्जाम को क्लियर क्रैक करने के लिए बच्चे आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें। और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चे इंस्टॉल प्ले स्टोर पे जाके लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और फिर जब ऐप खुल जाएगा तो नीट यूजी वाला कॉलम सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। और प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जाम को पास करने में कैसे हेल्प कर सकता है उसके लिए मैं बता दूं। यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो और टीचर लाइव पढ़ा रहा होगा, आप उसको समझ सकते हो। कहीं आपको ना समझ पाए तो आप टीचर से रोक के या फिर दोबारा बताने को कह सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेक्टिव, जैसे क्लासरूम में रहता है वैसे ही क्लासरूम लाइक लर्निंग यहाँ पे रहती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहते हैं, जो भी आप कोर्स पढ़ते हो वो सेव रहता है स्ट्रक्चर्ड वे में। तो मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद कभी भी आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत है तो कोर्स के पेज पे जाएंगे तो उसमें पूरे लेक्चर वाइज स्ट्रक्चरिंग होती है। जिस पर्टिकुलर लेक्चर को देखना चाहते हैं वो वापस वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे पड़ा रहता है, वो रिकॉर्डेड सेशन को आप वहाँ पे देख सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहती हैं, क्विजेस जो होती हैं वो लाइव रहती हैं और टेस्ट भी लाइव रहते हैं। तो उनको देख के आप टेस्ट दे सकते हैं, क्विज़ेस दे सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं या आपके प्रिपरेशन का लेवल कितना अच्छा है। अनलिमिटेड एक्सेस है, एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे उससे नीट यूजी के कितने भी टीचर से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स आप चाहें तो 10 टीचर के फिजिक्स के कोर्स फॉलो कर सकते हैं, बायो के भी, केमिस्ट्री में तो जितने भी नीट यूजी के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनके कोर्सेज को सबके कोर्सेज देख सकते हो और कितनी बार भी देख सकते हो। तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास जो आपका फेवरेट टीचर है आप उसको पढ़ सकते हो, किसी भी नीट यूजी के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो और कितनी बार भी पढ़ सकते हो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। लाइव क्लासेस रहती हैं अपनी और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है वो बच्चे अपने अनअकैडमी के ऐप प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं बच्चे, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। 30,000 का पड़ेगा अगर वही मेरा कोड AS लाइव या आपके टीचर मेरा नाम अमन है तो अमन लाइव अगर आप लगा देते हैं तो वही फीस आपको 27,000 की भी पड़ जाएगी। और अगर बच्चे में 24 मंथ सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो वह आपको 32,400 में फॉर फुल कंप्लीट 2 ईयर। तो अगर अभी आप क्लास 10th में हैं और 11th में मूव 10 to 11th मूविंग है तो आप बच्चे ये मेरा कोड अमन लाइव या AS लाइव लगा के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, टेक्निकली आप 1 मंथ और 3 मंथ का भी ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम अभी जस्ट नियर है और आप लेना चाहें तो उनकी कॉस्टिंग भी यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट 5,400, 13,500 और 6 मंथ की 21,600 है। आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल पर मंथ अगर आप देखोगे तो पर मंथ ये 5,400 पड़ रहा है और अगर वही 12 मंथ का लेते हो ऑलमोस्ट उसके हाफ से भी कम प्राइस में पड़ रहा है। और अगर 24 मंथ ले रहे हो तो 1,350 रुपये पर मंथ। इतनी छोटी तो, इतनी कम फीस तो शायद आपकी जब आप 8th क्लास में ट्यूशन पढ़ते होगे तो भी नहीं पढ़ा होगा। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाएं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चे यहाँ पे अपन ग्राफ से। ग्राफ्स की स्टडी शुरू करेंगे और ग्राफ को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे डायनामेटिक्स में जो एक नॉर्मल से जो ग्राफ्स हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन की, कि स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कैसी होती है, इक्वेशंस ऑफ ग्राफ। ठीक है, दूसरा पैराबोला की और तीसरा हाइपरबोला कैसे बनता है और एक ग्राफ्स कैसे। तो सबसे पहले बच्चे मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले पार्ट से, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन समझना बच्चे, एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो y ये x एक्सिस ही y एक्सिस, लेट्स सी ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो वैल्यू मिल रही है y, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, रिप्रेजेंट करते हैं c से।
एम जो होता है इस लाइन का क्या होता है बच्चे? स्लोप। स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं इस बात को समझे। स्लोप डिफाइन करते हैं बच्चे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं तो ये इंटरवल जो y में लेंथ है, ये लेंथ वो डेल्टा वाई आ गई, और x में जो अपन चले वो इतना चल रही है, इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स। कंफर्टेबल है बच्चे? तो जो स्लोप डिफाइन करेंगे m, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप जो होता है बच्चे अपने पास m, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा ही तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप m पॉजिटिव होता है तब जब थीटा लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम वैल्यू होगी तो स्लोप को अपन कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। स्लोप को नेगेटिव मानेंगे कब? जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। और स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है जब थीटा क्या ले लेते हैं? 90 डिग्री एग्जैक्टली। तो ये मोटी मोटी बातें अपन को ध्यान रखनी है। अब दो चार स्ट्रेट लाइन की मैं इक्वेशन लिखवाता हूँ और इक्वेशन से ग्राफ बनवाता हूँ। सबसे पहला प्रैक्टिस के लिए बच्चे मैं ग्राफ से इक्वेशंस पे बात करता हूँ। तो लेट से अपने पास इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस टू। इसका ग्राफ बनाएंगे जल्दी से। स्लोप नेगेटिव मतलब एंगल क्या होगा बच्चे अपने पास? m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? -1। मतलब 90 से बड़ा एंगल होगा और वैल्यू 1 मतलब 135 का एंगल होना है। मतलब जो ग्राफ आनी है, और इंटरसेप्ट क्या है? 2। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, जिसमें ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ क्या है? 2, और स्लोप कितना है बच्चे? -1। तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? 2y। बस m की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? -। कंफर्टेबल है बच्चे सभी लोग? अगर बच्चे में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, चलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया 2x -4। इसका ग्राफ बनाइए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। 2x -4 स्लोप कितना है आपके पास? 2, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? -4। जल्दी से ग्राफ बनाइए। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जो अपने पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो कितनी है? -4। मतलब ये यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। स्लोप की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2। 2 मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो ये ऐसे कंफर्टेबल है बच्चे? 2 का मतलब m की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? m की वैल्यू 2 का मतलब है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा x हो रहा है। मतलब डेल्टा x डेल्टा y बाई 2। मान लो ये वैल्यू -4 थी, -4 से जब ये 0 जाएगा तो x डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा y बाई 2। डेल्टा y बाई 2 मतलब ये -4 से 0 गया, तो ये 0 से ये इंटरवल कितना आना चाहिए था? 2। तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कंफर्टेबल है? एक और ग्राफ बनवा दूं। y इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 2। इसका ग्राफ बनाएंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। जल्दी से ग्राफ बनाइए अपनी कॉपियों पे। ये x एक्सिस, -2 मतलब ग्राफ यहाँ से स्लोप शुरू होगा। अगर बच्चे इंटरसेप्ट -4 है, मतलब स्लोप कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आना चाहिए मतलब तो लाइन का स्लोप होगा वो थीटा कैसा होगा बच्चे? ग्रेटर देन 90। मतलब ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे जाएगा। स्लोप नेगेटिव का एक मतलब ये भी होता है, अगर आप x में जाओगे तो y कम होना चाहिए। तो y कम, ठीक है। अब अगर ये लाइन तुमसे पूछ दिया जाए भैया ये इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अगर ये -2 तो तुम्हें मालूम है m इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप कितना दे रखा है? -4 डेल्टा वाई, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। फाइनल में y कितना है? -2। इनिशियल में कितना था? 0। तो -2 -0 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे इस इंटरसेप्ट की वैल्यू x मान ली और फाइनल में कितनी होगी? 0। तो
x की वैल्यू आ गई बच्चे अपने पास -4 अपॉन -2 अपॉन -4, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। कंफर्टेबल है बच्चे? इस तरीके से बच्चे स्ट्रेट लाइन की बातें आप बात कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कंफर्टेबल है बच्चे? चलिए आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमने क्या किया, अगर अपन को इक्वेशन मालूम है तो स्ट्रेट लाइन कैसे। लेट से आपको इक्वेशन, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ग्राफ पता है, इक्वेशन बतानी है। लेट से आपको ग्राफ ये मालूम है, ये इंटरसेप्ट आपको ये वैल्यू 5 दे रखी थी, ये आप लोग को वैल्यू 2 दे रखी है। अब आपसे बोला है इस लाइन की इक्वेशन लिखिए जल्दी से। हमें काइनेमेटिक्स के ग्राफ को सीखने के लिए, समझने के लिए बच्चे मैथमेटिकल फंक्शंस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स हमारी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ की इक्वेशंस और इन सारी चीज़ों से हमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए, चलो सबसे पहला काम इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट तो आप देखते ही बता दोगे y। फिर बात करेंगे m। m क्या होता है? स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये क्या होता है? y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब अगर y फाइनल देखोगे तो अगर मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में इक्वेशन लिख रहा हूँ तो फाइनली y की वैल्यू कितनी? 0। y इनिशियल कितना था? 5 -5 अपॉन x फाइनल, फाइनली x की वैल्यू कितनी? 2 और x इनिशियल कितना था? स्लोप कितना आ गया? माइनस का 5/2। तो लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, माइनस का 5/2 स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 5। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन। तो अगर ग्राफ दे रखा है तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन दे रखी है तो ग्राफ बना सकते हैं। इतनी बात बच्चे मैंने सिखा दी। कंफर्टेबल है बच्चे? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बच्चे बात करता हूं पैराबोला, जो हमें बहुत कॉमनली यूज। तो पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंफर्टेबल है? ए जो है कोफिशिएंट है किसका बच्चे? हाईएस्ट पावर। ये क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या है? ए। अगर बच्चे ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला कैसा होगा? फेसिंग अपवर्ड, फेसिंग अपवर्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चे? अपन हैप्पी फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी फेस। और ए अगर नेगेटिव हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। इसको क्या कहेंगे? सैड फेस। तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड का मतलब जैसे समझना, ये ग्राफ है। अगर ए पॉजिटिव हुआ, अगर बच्चे ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऐसा है। तो देखो ना, ये हैप्पी फेस का पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो मैं अब बनाता हूँ। ये स्माइली जो बनी देख, हैप्पी फेस की पार्ट दिख रही है। और अगर बच्ची यही ए, ये ए पॉजिटिव के लिए और ए नेगेटिव के लिए बात करूं तो यही पैराबोला ऐसा आएगा। अगर किसी को सैड नहीं दिख रहा तो देखो मुंह बना दिया, देखो सैड फेस का दिख रहा है पार्ट। तो पैराबोला अगर फेसिंग अपवर्ड, ए पॉजिटिव तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। और ए अगर नेगेटिव हुआ, ए नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नहीं है ये। ए क्या है? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हुई तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा। दिस इज द ट्रिक टू ड्रॉ अ पैराबोला। कंफर्टेबल है? मैं आपसे रफली पूछ रहा हूँ, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका ग्राफ है। इस पैराबोला को रफली, अगर रफ आइडिया में अगर आपको बनाना है तो जल्दी से बनाइए। आपको क्या देखना है? पैराबोला है, अब हाईएस्ट पावर नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए। अगर इसी की जगह बच्चे मैं इक्वेशन लिख देता y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2। अब यहाँ कुछ भी हो,
हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो जो पैराबोला आएगा वो कैसा आएगा बच्चे, कुछ इस तरह रफ डायग्राम। कंफर्टेबल है? तो दिस इज अबाउट द पैराबोला। कि पैराबोला में बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है। ये अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, अगर ए नेगेटिव हुआ तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? आगे बढ़ा जाए। अब एक पार्ट और छोटा सा बचता है, हाइपरबोला। अगर y is equal to some constant upon x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x हुआ तो ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक आएगा। ये y, ये x, इस तरीके का ग्राफ है। कंफर्टेबल है? तो हाइपरबोला के लिए इस तरीके के रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, y x बढ़ाओगे y की कम, ठीक है। इनफैक्ट अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू 1 2 3 4, अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हुई एंड अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हुई तो ग्राफ रफ आइडिया में अगर मैं बनाऊं तो y और x का रिलेशन इनवर्सली रिलेटेड है। x बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है y कम होना है, तो इस तरीके का ही कुछ ग्राफ आएगा सारे। तो हमने हर बेसिकली जितनी तरीके की इक्वेशन हमारे जीवन में पॉसिबल है उतनी तरीके की इक्वेशन बच्चे मैंने बता दी आपको, और उसके मैंने ग्राफ बनवाए। बस इतना आना चाहिए था, इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, छोटी सी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते जाएंगे और अपन सीखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है, जल्दी से बताओ। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जीरो इन द रीजन, ए बी सी डी चार रीजन दे रहे हैं, करेक्ट ऑल्टरनेटिव 1 2 3 4 आपको सिलेक्ट। देखा जाए, देखो बच्चे कभी भी ग्राफ के बारे में सोचो ना तो तुक्का नहीं मारना है, हमें इक्वेशन के बारे में सोचना है। तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन इन तीनों को सोच के कोई इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन मुझे लगता है इसमें सारी चीजें आती हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर बच्चे इस टी स्क्वायर आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये देखो अगर डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे तो इसके लिए वाई लिख दिया इज इक्वल टू ये एक्स एक्सिस पे अगर मैं एक कंपेयर करूं, कंपेयर कर रहा हूं, ये इसके बराबर नहीं है, मैं बस कंपेयर कर रहा हूं हाफ ए एक्स स्क्वायर। कंपेरिजन में कुछ ऐसा आ रहा है, ये सिर्फ कंपेरिजन है, ये इक्वेशन गलत है। मैं अगर मैं x को डिस्टेंस ले लूं अगर y एक्सिस पे तो हम देखें तो क्या ये पैराबोला टाइप इक्वेशन बनेगी। तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, अगर a जीरो हो गया तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा पूरा, तो ut फिर तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर a नॉन जीरो है तो ग्राफ हमें कैसा मिलना चाहिए बच्चे, पैराबोला। तो जहां जहां पैराबोला होगा वहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, जहां पैराबोला नहीं होगा वहां पे मतलब पैराबोला मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नॉन जीरो। और अगर नॉट पैराबोला नहीं स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन जी। तो हमें दिख रहा है डीई में पैराबोला है, बीसी में पैराबोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल तो यहाँ नॉन जीरो है। हमसे जीरो पूछा है तो जीरो यहाँ एक ए बी में आएगा एक सी डी में आएगा। तो आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, जीरो वाला तो ए बी और सी डी जिसमें आ जाए ए बी और सी डी, ए कॉमा सी, ऑप्शन नंबर 2। कंफर्टेबल है बच्चे, मजा आया सीखने में? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको।
देखा जाए, the figure shows the position time graph of a particle moving on straight line path. What is the magnitude of average velocity of particle over 10 seconds? What is the magnitude of average velocity of the particle over 10 सेकेंड पूछा है। तो यहाँ पे बच्चे xt है, ठीक है। जो पोजिशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे पोजिशन टाइम ग्राफ है। तो एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, v एवरेज, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी। तो इनिशियली कहाँ पे थी पोजीशन उसकी, 60 मीटर पे। फाइनली 10 सेकंड पे कहाँ पहुंची, 40 में। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 60 माइनस 40, या सॉरी फाइनल 40 है तो 40 माइनस 60 अपॉन टाइम 10। तो कितना आ गया बच्चे, माइनस का 20/10 माइनस का 2 मीटर। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सॉरी मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो ये कर देंगे 2 मीटर। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाऊं। देखो ग्राफ से इंफॉर्मेशन फेच करना आना चाहिए। मैंने देखा अच्छा ये है, तो यहाँ पे एक्स मीटर दे रखा था, तो हमें फाइनल पोजीशन 60 इनिशियली 60 पे दे रखा है, फाइनली 40 पे दे रखा है, तो हम ये फॉर्म करते हैं। ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसे जो हमें वैलिड पहले से इंफॉर्मेशन मालूम है उसमें पुट करनी है। कंफर्टेबल है, तो इस बात का बच्चे थोड़ा आप अपना ध्यान रखें। नया क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। पर्सन वॉक्स ऑन ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट एंड a graph of his displacement from home is shown in figure. His average velocity for the whole time interval आपसे पूछा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वापस से क्या होता है, डिस्प्लेस फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट v एवरेज की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दोगे। His average velocity for the whole time interval, अगर मैं फाइनली देखूं तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन क्या हो गई, x में 0, शुरू भी कहाँ हुआ था 0 से, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। टाइम 19 लिख भी दो तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी आप देख लोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकंड इन मीटर्स विल बी। ये आपसे पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम है और इससे हमें इंफॉर्मेशन फेच करनी है। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड इन मीटर्स आपसे पूछा। तो हमें मालूम है अगर बच्चे वेलोसिटी टाइम दे रखा है तो देखो सॉल्व करने का, वेलोसिटी टाइम में इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमसे पूछा क्या है बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो हमने इन तीनों में रिलेशन सोचा, हमें पता चला वेलोसिटी ds बाई dt। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, v dt का इंटीग्रल। और इंटीग्रल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, a। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया। अगर मैं ये पूरा एरिया निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ये इस रेक्टेंगल का ट्राइंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे एरिया निकालना पड़ता हूँ। शुरू करता हूँ, पहले बच्चे मैं ये वाला व्हाइट वाला एरिया निकालता हूँ ट्राइंगल का। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा एस, हाँ बेस कितना है 2 का, हाइट कितनी है 20 और 40 में, 40 माइनस 20 20 प्लस इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया देखें तो बेस कितना हो गया 3, हाइट कितनी हो गई 20, तो 3 इंटू 20 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया देखें तो हाफ, बेस कितना है 4 माइनस 3 1, हाइट कितनी है बच्चे 20। अब जो एरिया करेंगे वो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज निगेटिव साइड पे, ये हाफ
बेस कितना बचे 5 माइनस 4 1, हाइट कितनी है माइनस की 40, मतलब माइनस तो पहले ले चुके हैं, तो ये 20, ये 10, तो ये टोटल जो सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 प्लस 60 प्लस का 10 माइनस का, तो ये माइनस का 20 प्लस का 20 खत्म हो गया, तो 60 प्लस 10 कर देंगे तो 70, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया कितना आ गया 70। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी पूछा था, अगर मैं डिस्टेंस की बात करें उसको साइंस से मतलब तो फिर ये भी ऐड होगा, तो 20 प्लस 60 कितना हो जाता 80, 10 90, 90 और 20 110, तो 110 डिस्टेंस आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 70, तो 110,70 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है जैसे वेलोसिटी टाइम दे रखा है, जो निकालना है वो अलग, इन तीनों में रिलेशनशिप का। अब देखो अगर इंटीग्रल बन गया तो आपको क्या निकालना है बच्चे एरिया, डिफरेंशियल बन गया तो आपको क्या निकालना है बच्चे है स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है जल्दी से। A body is vertically upward from the surface of earth, its velocity time graph is, देखा जाए तो देखो बच्चे अगर किसी पार्टिकल को मैं फेंकता हूँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ होती है, मैक्सिमम हाइट पे जाती है और वेलोसिटी क्या होती है 0, और फिर नीचे की तरफ मतलब इधर तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेलोसिटी भले ही कम हो रही हो लेकिन पॉजिटिव होती है, फिर भले ही मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रही हो लेकिन डायरेक्शन नीचे जो होती है नेगेटिव होती है। मतलब मैं वाई टी ग्राफ बनाऊँ, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर मैं इक्वेशन भी लिखता हूँ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू, यू कितना हो गया वी नॉट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इसलिए माइनस का, क्या बच्चे ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है विद नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल। टी इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेप्ट कितना आ रहा है वी नॉट, तो वी नॉट से शुरू होगी नेगेटिव स्लोप की लाइन बन जाएगी। ये तो हमने ग्राफिकली पढ़े और एनालिटिकली समझ के करें, तो जब तक ऊपर फेंकेंगे धीरे धीरे स्पीड कम हो रही होगी, एक सेकंड समय पे जाके वेलोसिटी जीरो हुई होगी, ये देखो जीरो होगी और उसके बाद नेगेटिव में बढ़ेगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तब वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर। अगर बच्ची यही आपसे स्पीड टाइम की बात करी होती, किसकी स्पीड टाइम, स्पीड टाइम क्या होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ बनाता ना, तो जहां से नेगेटिव हो रहा है बस वहीं से मैं इसको इसको एज अ मिरर यूज कर लेता हूँ, तो जो चीज नीचे जा रही है वो नीचे ना जाके यार फिर ग्राफ ये आ जाता, थर्ड वाला कौन सा ग्राफ हो जाता आपका, ये अगर स्पीड टाइम होता तो ये ऐसा, लेकिन हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। The displacement time graph of a moving particle is shown. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट, आपसे को ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल इज नेगेटिव। अब देखो वेलोसिटी के बारे में पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कॉमा टाइम दे रखा है, वेलोसिटी के बारे में पूछा, तो इन तीनों में पहले रिलेशन देखो, तो तुम देखोगे वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे ds बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी निकालना था तो डिफरेंशियल आ गया, मतलब हमें स्लोप फाइंड करना, तो जहां कहीं भी स्लोप नेगेटिव होगा वहां अपना होगा, देखो ई पॉइंट पे देखेंगे तो स्लोप स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, सिर्फ मेरे को ये एक ई पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, बस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पे तो जीरो दिख रहा है,
तो पॉइंट ई ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप मतलब ये एंगल विद द एक्स एक्सिस कैसा दिख रहा है, ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। मतलब जो पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी वो कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 4। कंफर्टेबल है बच्चे, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करें। डिस्प्लेसमेंट टाइम। जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चे सभी लोग। क्वेश्चन में दे रखा है द ग्राफ between the displacement x and time t for a particle moving in a straight line is shown in figure. During the interval OA, AB, BC and CD, the acceleration of particle is। आपसे इस पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन पूछा। तो OA पे देखो बच्चे, अगर एक्सेलरेशन और इस पे आपसे रिलेशन पूछा, वापस से मेरी सुपर ट्रिक ध्यान देखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम है और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया, तो मैं इन तीनों को सोचते हुए इक्वेशन लिखूंगा। तो मेरे को सेकंड इक्वेशन लिख के समझ में आ रही है यू टी प्लस हाफ ए टी। अगर स्क्वायर देखते ही हमारे समझ में आया पैराबोला, और अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर ए पॉजिटिव हुआ तो कैसा फेस आएगा, हैप्पी वाला। और अगर ए नेगेटिव आया तो कैसा फेस आएगा बच्चे, सैड वाला। ये बात मैंने समझा दी थी, अब इसका फायदा उठाएंगे। देखो ये पैराबोलिक तो है, लेकिन कैसा है, सैड। सैड मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये बीसी और सी डी, ए बी और बी सी, अगर ए बी की बात करें तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा इस इक्वेशन में, ए जीरो होगा तभी तो यू टी बनेगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन इस जोन में कितना आना चाहिए, जीरो। और सी, फिर बीसी वाला पार्ट बताएं तो ये देखो वापस से ऐसा पैराबोलिक घुमा हुआ कर्व्ड पाथ है, और कर्व्ड के साथ साथ कैसा है, हैप्पी वाले का पार्ट दिख रहा है। देखो अगर कोई चीज ऐसा है तो ये सैड वाले का पार्ट होगा, और कोई चीज ऐसा है तो हैप्पी वाले का पार्ट होगा। तो हैप्पी वाले का पार्ट है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और फिर सी से डी में वापस से स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो अपने पास जो साइन आया, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। समझ में आया। देखो बच्चे इस तरह से लिख लो, तीनों पैरामीटर इक्वेशन देख लो, और जो बच्चे मैंने इक्वेशंस बताई है ना, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, अगर वो ध्यान रखेंगे तो ग्राफ के आप लोग सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी होते हैं ग्राफ के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपसे पूछा गया। कंफर्टेबल है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड आपसे पूछा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आता तो लिख लो। फिर मैंने कहा जो क्वांटिटी निकालनी है उन तीनों में रिलेशन देखो। तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यहाँ से आप देखोगे डी एस जो निकालना है वो v डी टी का मल्टीप्लीकेशन आया, मतलब इंटीग्रल आया। इंटीग्रल मतलब एरिया। 4 सेकेंड मतलब हमें ये एरिया चाहिए। ये एरिया चाहिए, तो इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो सबसे पहले तो आपको इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना, सॉरी ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ। बेस 1 है, हाइट 20, प्लस ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा है ये इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया अगर बच्चे आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस 1 का है और हाइट कितनी है 20, प्लस अगर बच्चे इसका एरिया निकालेंगे ये तो कितना हो जाएगा, हाफ। बेस कितना है 1,
हाइट कितना है 20 माइनस 10 10, कितना आ गया ये 5, तो लिख लेंगे। फिर प्लस आप बच्चे इस नीचे जो ये वाला एरिया है, जो मैं अब इसको ग्रीन में शेड कर रहा हूँ, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 10, तो 1 × 10, यहाँ बेस कितना है 1, हाइट कितना है 10। कंफर्टेबल है बच्चे? तो 20 प्लस 30 40 10 50, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50 मीटर। किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि अपन ने ये वाला जो 5 मीटर लिखा था वो भूल गया। पहले का हाफ बेस इंटू हाइट, फिर 1 × 20, फिर इसका 10 और इसका भी 10 और इसका प्लस का 5 और आएगा, तो आंसर +5 मतलब 55 मीटर आंसर होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल है बच्चे? ग्राफ में मजा आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, लेट्स स्टार्ट। ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ। अगर बच्चे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, पूछा कि चलो वेलोसिटी टाइम शोज रियलिस्टिक सिचुएशन, शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन। देखो एक ही टाइम पे तीन तीन वेलोसिटी हो रही है, ये भी ये भी ये भी, एक समय में तीन वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हर समय पे अलग अलग वेलोसिटी, ये मेरे को रियलिस्टिकली दिख रही है। सेम प्रॉब्लम यहाँ, एक ही समय में क्या हो रहा है बच्चे, मल्टीपल वेलोसिटी आ रही है। इस समय पे देखो दो दो वेलोसिटी, टाइम की वैल्यू सेम है, तो एक समय पे दो दो वैल्यू या तीन तीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सिंगल एक यूनिक वैल्यू ही होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ टाइम वेलोसिटी की दो वैल्यू आ रही है, ये और ये, तो ये भी पॉसिबल। सिचुएशन जो पॉसिबल है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। आई गेस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाऊँ? चल, तो ये अपने बच्चे ग्राफ के जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं टच कर लिए, ग्राफ बनाना सिखा दिया, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला की क्वेश्चन। अब अपने नए टॉपिक पे आते हैं जो है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, इसका कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अपन यूज में लेना पड़ता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड, इसको ए बोल दिया, इसको बी, तो वी ए बी लिखूंगा। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए को देख रहा है कौन, बी। तो वी ए बी जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं वी ए माइनस वी बी। इसको और अच्छे से लिखूं वी ए बी वेक्टर को, तो वी ए वेक्टर प्लस माइनस का वी बी वेक्टर। प्लस माइनस वी बी का वेक्टर का मतलब क्या है, जो कोई भी ऑब्जर्वर, जैसे ये ऑब्जर्वर है ना, जब ये सामने वाले को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी को एग्जैक्टली माइनस मतलब उल्टा करके सामने वाले की वेलोसिटी में ऐड कर देगा। ग्राफिकली समझाता हूं, अगर इसकी 20 मीटर पर सेकंड इधर है, जब ये इसको इधर देखेगा तो अपनी वेलोसिटी पहले उल्टा करा और फिर ऐड कर दिया। अब देखो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी, 10
प्लस 20 30 मीटर पर सेकेंड। कंफर्टेबल है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से अपन कई सारी चीजों को सीखते जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है रिलेटिव क्वेश्चन का। जल्दी से बच्चे सॉल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली डायरेक्शन वाइज समझाऊंगा और डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। आप खुद भी सॉल्व करें और मैं भी सॉल्व। चलिए, ये वाला क्वेश्चन एज एन इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, अगला आप खुद सॉल्व करना। ए ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ में जा रही है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 54 को देखूं तो 54 इंटू 5/18 कर दिया। 18 3 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। मतलब इधर जा रही है कितने से? 15 मीटर पर सेकंड। ए मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। मंकी ट्रेन पे ही खड़ा होके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये क्या दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और ये क्या दे रखा है बच्चे? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा, तो मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी। द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया। अगर मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन की बात करें तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी। ये हमें फाइंड करनी है। माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना था? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी एक्चुअल कितना हो जाएगा? ये इधर से आ गया 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आई मतलब किधर है? नॉर्थ। फाइनली मंकी किधर जा रहा होगा? 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। आंसर हो जाएगा 4। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 15 से तो ट्रेन जा रही है और ट्रेन के ऊपर 5 से इधर जा रहा है, तो ओवरऑल ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब जाएगा किधर? ट्रेन में। और चूंकि ट्रेन के रिलेटिव अपोजिट जा रहा था 5 से, और ट्रेन खुद 15 से जा रही है और ट्रेन पे खड़ा होकर 5 है, मतलब ग्राउंड के रिलेटिव कितने पे जा रहा है? 15 माइनस 5 10। बाकी इक्वेशन लिख के आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा और अच्छे से आएगा। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इसमें आपकी हेल्प बाद में करूंगा जब आप सॉल्व कर चुके। देखा जाए, a jet airplane is traveling with a speed of 500 km per hour ejects its product of combustion with a speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. The speed of latter with respect to an observer on the ground. देखो बच्चे, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी दे रखी है? 500 किलोमीटर पर, मतलब ये जेट प्लेन है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है। ये क्या करता है? यहां से इजेक्ट करता है फ्यूल को विद स्पीड ऑफ रिलेटिव टू जेट के रिलेटिव इसकी वैल्यू कितनी है? 1500। मतलब जेट के रिलेटिव यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो इसे देखेगा 1500 से पीछे। ठीक है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो वेलोसिटी ऑफ जेट मेरे को दे रखी प्लस का 500। वेलोसिटी ऑफ एयर जो इजेक्ट कर रहा है या कंबशन का जो प्रोडक्ट जो धुआं एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेट माइनस का 1500। जेट के रिस्पेक्ट में जेट पे जेट के रख रहा है कि 1500 से पीछे जा रहा है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ कंबशन निकालना है, तो वेलोसिटी वी सी जे जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वी सी माइनस वी जे वेक्टर। तो वी सी जे कितना है? माइनस का 1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? 500। सॉल्व कर लिया बच्चे यहाँ पे,
इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन आ जाएगा माइनस का 1000। माइनस डायरेक्शन बता रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 1000 से। एक्चुअली में जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा, जिसको जेट 500 से दिख रहा है, उसको ये फ्यूल 1000 से पीछे जाता होगा। लेकिन जेट के रिस्पेक्ट में ये खुद अगर 500 से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कितने से दिखेगा, 1500। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर। कंफर्टेबल है बच्चे? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से करें। train of length 150 meters is running towards north at a speed of 150 meter है towards north, with a speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south. एक पैरट है, ये vp, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। टाइम टेकन द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज, तो समझना 150 मीटर की ट्रेन है, ये फ्रंट वाला है, मान लो यहाँ पे पैरट है, तो ये पॉइंट 5 से इधर जा रहा है, और ये पॉइंट ट्रेन है तो पूरी एक ही स्पीड से चलेगी 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर बच्चे रिलेटिव का कंसेप्ट क्या कहता है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे, इस पॉइंट को अगर मैंने रेस्ट पे मान लिया तो ये पैरट के लिए क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देगा। मैंने मान लो यहाँ पे चिंटू बैठा दिया, चिंटू ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर हमेशा कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा और सामने वाले में ऐड कर देगा। तो वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू चिंटू, और चिंटू कहाँ पे था, बिल्कुल ट्रेन के पीछे, कितनी आ गई बच्चे, 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर चिंटू रेस्ट पे है, अगर ऑब्जर्वर है तो रेस्ट पे है, चिंटू के लिए कितना, अगर चिंटू तक ये पैरट उड़ के आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 150। तो टाइम जो लगेगा वो 150 अपॉन स्पीड कितनी थी, 15, कितना आ गया, 10 मीटर, सॉरी 10 सेकंड, मीटर पर सेकंड ही 10 सेकंड। कंफर्टेबल है बच्चा लोग, आगे बढ़ जाएं। ऑप्शन नंबर 4 कंफर्टेबल है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी सॉल्व करें। ये काफी एक डिफिकल्ट ग्रेड के क्वेश्चंस है, तो इसका एक सॉल्व एग्जांपल एससी वर्मा सर में भी काफी अच्छा और डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, ये आप लोग से वैसे भी नहीं होगा, ये एक बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए बच्चे मैंने अपने क्वेश्चन में लिया। जी कभी भी इसका पूछ बता दूंगा, फिर ट्राइंगल के लिए पूछूंगा। ये स्क्वायर है, ये चार पार्टिकल चारों हमेशा एक दूसरे को, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं चल रहा है, ये तुम सोचो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये हमेशा इसकी तरफ, मतलब जैसे ये इधर जाएगा तो ये अपने डायरेक्शन बदल लेगा। इसका एग्जैक्ट अगर मैं मोशन की पिक्चर बनाने की कोशिश करूंगा तो ये इसको देख के चलेगा और ये इसको देख के चलेगा। कुछ इस तरीके का मोशन होते हुए यहाँ पे आके मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है समझना, अगर ये सेपरेशन डी है, ये यू से इधर जा रहा है और ये यू से इधर, तो जो रेट ऑफ सेपरेशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, अगर आप देखो इनिशियली जो रेट ऑफ सेपरेशन है डी डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी इधर है, ये इधर 90 डिग्री, तो ये डी सेपरेशन को कम करने के लिए इसका तो कोई यूज आएगा नहीं, बिकॉज ये तो इस डी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, सिर्फ इसकी वजह से है। तो जो ये इस वक्त जिस जिस रेट से सेपरेशन कम हो रहा है उसी रेट से हमेशा रहेगा,
तो टाइम पूछा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो डी बाय ये डिस्टेंस, और यू डिस्टेंस जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये सब कुछ इस तरह से ऐसा। ये शॉर्ट ट्रिक इस तरीके के क्वेश्चन को कंफर्टेबल है। और अच्छे से समझाने के लिए हेक्सागन का क्वेश्चन आ गया यहीं पे बच्चे। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये हटा रहा हूँ। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन और दे दूंगा फिर हेक्सागन का। मैंने कह दिया ये एक ट्राइंगल है, 4 की जगह 3 पार्टिकल है। ये इसको देख के भाग रहा है, ये ये वाला इसको देख के भाग रहा है। तो कुछ इस तरीके का मोशन हो रहा है। इनका जो मोशन का पिक्चर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। कुछ इस तरीके का मोशन आएगा और अल्टीमेटली ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का मोशन होगा यहाँ पे आके। तो अब अगर इस केस में अगर मान लो आपसे पूछा गया कि बताओ कितने टाइम में रहेगा, तो देखना अगर इस वक्त ये एंगल 60 डिग्री है, इनिशियल रेट ऑफ सेपरेशन, इनिशियली जिस रेट से सेपरेशन कम हो रहा होगा, तो इनिशियली जो सेपरेशन को कम करने के लिए काम आएगा वो इसका v cos कंपोनेंट आएगा। तो v cos 60 डिग्री और इसका पूरा v आएगा। तो ये जो रेट ऑफ सेपरेशन इस वक्त होगा वो हमेशा रहेगा। तो टाइम को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ d, दोनों की वजह से कम हो रहा है तो d अपॉन v प्लस, दोनों एक साइड है ना, तो एक साथ ही सेपरेशन को कम करेंगे तो v प्लस v cos 60। मतलब तुम्हें इस लाइन के अलोंग v रिलेटिव लिख लेना है, d अपॉन v रिलेटिव लिख लेना है, d अपॉन v रिलेटिव लिख लेना है। सिर्फ ये करना है। टाइम जो आगे d v cos 60 कितना होता है हाफ, v प्लस v बाय हाफ, v बाय 2 कर दूंगा तो 3v/2, तो 2d/3v आ गया ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल और स्क्वायर के लिए मैंने सिखा दिया, हेक्सागन के लिए बच्चे आप लोग खुद करें। देखा जाए 6% से भाग रहे हैं। दिस मीन रेगुलर हेक्सागन इज सच दैट ईच वन ऑलवेज, जब भी याद है ना ईच वन ऑलवेज फेसेस द टुगेदर, तो जो मैंने अभी मेथड लगाया वही बताना है। तो देखना बच्चे ये इधर जा रहा है अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच, तो ये थी, ये एंगल हेक्सागन है तो क्या होगा 60 डिग्री। अब हम देखेंगे तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा u cos 60 डिग्री इज इक्वल टू u/2। अगर बच्चे मैं इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने यहाँ येलो कर दी, इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, इसके ये एंड से तो u से इधर आ रहा है और ये एंड वाला दूर जा रहा है u/2 से। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं t इज इक्वल टू डी अपॉन यू रिलेटिव लिखूंगा, यू रिलेटिव देखोगे तो ये दूर जा रहा है, अगर यू रिलेटिव लिखूंगा तो क्या लिखूंगा u माइनस u/2, u माइनस u/2 दोनों सेम डायरेक्शन, तो u/2, तो टाइम जो आएगा वो 2d/u आ जाएगा हेक्सागन के केस में। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल है बच्चे सभी लोग, आगे बढ़ जाऊं? चलिए
ये भी एक बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है। अ बॉय इज रनिंग ऑन ए लेवल रोड। तो ये रेन मैन प्रॉब्लम आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक ऐसा कंसेप्ट इस पे बेस्ड है। आप लोग सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको रेन मैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी और कंसेप्ट भी समझाता जाऊंगा कि कैसे करते हैं इस तरीके। सारे रिलेटिव के प्रॉब्लम जो है ना एक ही तरीके के, बस नाम दे दिए अलग अलग, रेन मैन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है नहीं। रिलेटिव का कंसेप्ट वैसे ही लगना है, बस आपको लगाना एक बार आ जाए। सिचुएशन हमेशा डायग्राम बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। ये बच्चा है किसी v वेलोसिटी से भाग रहा है with a long hollow tube in his hair. Water is falling vertically downward with speed u. At what angle to the vertical should he incline the tube so that water drops enter without touching its side? इसके हाथ में कुछ ट्यूब है, इसको किस एंगल पे वर्टिकल से इंक्लाइन करे ताकि ये डायरेक्टली इसमें घुसे। समझना बच्चे, अगर रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रही है यू स्पीड से, ये v वेलोसिटी से छोरा भाग रहा है, तो क्या होगा जब ये ऑब्जर्वर इस रेन को देखेगा मैन, तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा और ऐड कर देगा। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। कंफर्टेबल है? तो अब जो रिजल्टेंट एंगल आया इसका वर्टिकल से, वही एंगल थीटा होगा। और इस टेन थीटा की बात करें तो देखो ये वाली रेट तो वी एम है, और ये वी आर है, ये वी है ये यू है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वी बाई थीटा की वैल्यू साइन डायरेक्टली आ गई टेन इनवर्स वी बाई। आपको क्या करना है, हमेशा सिचुएशन का डायग्राम बनाना है और करेक्ट आंसर को लेना। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर होगा, आदमी ऑब्जर्वर है तो रेस्ट पे आ गया, अपनी वेलोसिटी को, मैन इधर जा रहा था उल्टा किया ऐड कर दिया। अब नेट जो रिजल्टेंट आएगी रेन की वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर का सम होगी, इन दोनों का वेक्टर का सम होगी, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, तो टेन थीटा लिख देंगे तो परपेंडिकुलर में वी एम आ गया, बेस में वी आर आ गया, वी आर की वैल्यू यू है, वी एम की वैल्यू वी है, तो यह वी बाई यू। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वापस से रेनमैन प्रॉब्लम का है। एकदम से रेन गिरने लगी 10 किलोमीटर पर, पूछा वर्टिकल डाउनवर्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, मैन को ऑब्जर्वर मान लोगे, ऑब्जर्वर मानते ही क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करोगे और ऐड कर दोगे। जब उल्टा करोगे तो ये 10 है, ये 3 आ जाएगा। तो जो रिलेटिवली ऑब्जर्वर को जो दिखेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट दिखेगी। तो वी रिजल्टेंट जो आएगी, चूंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 109 आपको दिखेगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल है? सिंपल सा सवाल होते हैं रेनमैन वाले भी। चलिए, अब ये रिवर बोट वाले हो गए कि पानी को क्रॉस करना है, वो सवाल कैसे करते हैं जल्दी से देखते हैं।
देखा जाए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में देखा है रिवर फ्लोज, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे रिलेटिव में सिर्फ डायग्राम का ही अहमियत है। स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, तो रिवर जा रही है 5 मीटर पर मिनट से। ए मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, इसको साउथ बोल देते हैं, इसको नॉर्थ, इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग, ये 10 मीटर पर मिनट के से स्विम कर सकते हैं स्टिल वाटर, वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अगर उसको टाइम शॉर्ट करना है ना तो उसे पाथ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। वो क्या करेगा शॉर्टेस्ट टाइम में स्विम करने के लिए, डायरेक्टली स्विम करेगा इधर। अब चूंकि रिवर इधर है तो भले ही उसका पाथ ऐसा जाएगा, कुछ यहाँ पहुंचेगा, लेकिन टाइम तभी शॉर्टेस्ट मिलेगा जब अपने वाले 10, देखो ये वाले 5 तो कभी से क्रॉस नहीं करा सकते, यही वाले 10 क्रॉस करा सकते थे, तो ये वाले पूरे के पूरे एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में जब डायरेक्ट कर देगा तभी शॉर्टेस्ट टाइम में क्या कहते हैं कवर कर पाएगा। आंसर देख लेते हैं, ड्यू नॉर्थ, बिल्कुल बात। अपने सारे एफर्ट्स क्रॉस करने, भले इसका पाथ ऐसे जाए उससे कोई मतलब नहीं, रिवर इसको ड्रिफ्ट करके खींच के यहाँ ले आई, चाहे यहाँ जा रहा था लेकिन पहुंच यहाँ गया, लेकिन अगर कम से कम समय में चाहे जाता है तो ये अपने जो 10 लगा सकता है वो सीधा परपेंडिकुलर टू द रिवर लगाए, रिवर कहीं भी लेके जाए। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ए बोट इज सेलिंग विथ वेलोसिटी, बोट वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, and water in river is flowing with a velocity of water माइनस का 3 i कैप माइनस का 4 j कैप दे रखा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा। वो आ गई वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 i कैप माइनस 4 j कैप, तो माइनस माइनस खोल देंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये 6 i कैप प्लस 8 j कैप आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल सा सवाल था। कंफर्टेबल है बच्चे सभी लोग, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें वही एंगल वाला पंगा जो आता है अपने पास रिवर को क्रॉस करने, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में यही क्वेश्चन है अपने पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। अरे ये क्या हो गया, देखा जाए। वापस से डायग्राम बनाएंगे अगर हमसे कोई भी काइनेमेटिक्स का सवाल पूछे। मैन विशेष टू स्विम अक्रॉस द रिवर 0.5 मीटर वाइड, ये 0.5 मीटर दे रखा है। If he can swim at the rate of 2 km per hour in still water and the rivers flow at the rate of 1 km per hour, 1 km per hour, if he can, ये तो रिवर ऐसे जा रही है, ये 2 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर and the rivers flow at the rate, the angle made by the direction with respect to flow of the river along which he should swim so that he reaches the point exactly opposite to his start। समझना बच्चे, ये यहाँ से एग्जैक्टली बी यहाँ पहुंचे तो कितने एंगल पे रिवर फ्लो से, देखो अगर बच्चे सीधा जाएगा तो ये तो जाने की कोशिश सीधा करेगा लेकिन रिवर खींच के यहाँ कहीं ले आएगी, तो अगर इसको सीधा यहाँ जाना है तो अपने कुछ एफर्ट्स किसी एंगल, मैंने यहाँ से वर्टिकल से एंगल थीटा पे माना कि मारेगा, और वो इस तरीके से मारेगा बच्चे अपने एफर्ट्स, समझना अगर इसका ये कंपोनेंट v sin थीटा से अगर ये पीछे जाने की कोशिश करेगा और रिवर इसको एक से आगे ले जाने की कोशिश, तो दोनों सेम हो गए तो इस डायरेक्शन का कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बचेगा v cos थीटा, जो इसको इधर ले जाएगा।
तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो उसके लिए मैंने लिख दिया v sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा 30 डिग्री। खुश मत हो जाना जल्दी से, थीटा हमने कहां से निकाला, परपेंडिकुलर से। हमें रिवर्स फ्लो मतलब ये टोटल एंगल चाहिए, मतलब जो अपना आंसर होगा अल्फा, अगर मैं लिख दिया इस एंगल को तो अल्फा की वैल्यू होगी 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। कंफर्टेबल है बच्चे इस सवाल से, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से करेंगे, बहुत ही अच्छा एक सवाल है। क्वेश्चन है, बोट मैन कैन रो अ बोट टू मेक इट मूव विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। River flows steadily at a rate of 5 km per hour and the width of the river is 2 km। जो रिवर की width है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। If the boatman crossed the river along the minimum distance of approach, then the time elapsed। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बोट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके ही पार करता है। ये आपको 2 किलोमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है रिवर फ्लो स्टेडली एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर, रिवर 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ए बोट टू मेक इट मूव विद द स्पीड ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ बोट पॉसिबल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर एंड द विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर। द बोटमैन क्रॉसेस द रिवर अलोंग द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस तो तभी होगा जब ये सीधा ऐसे जाए, और ये ऐसे तभी जाएगा जब अपनी बोट को कुछ इस तरीके से रो करेगा ताकि इसको 10 cos थीटा तो पार कराए, लेकिन इसका जो ये वेलोसिटी इसकी 10 है ना, 10 sin थीटा एग्जैक्टली 5 के बराबर हो जाए, तभी तो ऐसा होगा जब ये इधर अपनी जो एफर्ट्स देगा इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट में इधर कौन ले जा रहा होगा, रिवर। तो रिवर इसको 5 से इधर ले जा रही है और ये खुद 10 से इधर जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट स्पीड क्या होगी, 0। तो यहां से अपन को पता चल गया 10 sin थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा इज इक्वल टू 5/10 दैट इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो ये थीटा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस कितना है, 2 अपॉन 10 cos थीटा, cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो जो अपने पास टाइम लगेगा शॉर्टर डिस्टेंस को क्रॉस करने का, cos 30 √3/2 कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 5√3, 2 अपॉन 5√3। और ऑप्शन नंबर 2 कंफर्टेबल है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का। ये क्वेश्चन के साथ ही बच्चे मैं अपना रिलेटिव मोशन का सेशन खत्म करने वाला हूँ। फुल एंड फाइनल क्वेश्चन और सबसे धमाकेदार रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। देखो बच्चे, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनके बीच में सेपरेशन 0 करना है, तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन को जो 0 करेगा इसका तो u/√3 cos 30 वाला कंपोनेंट करेगा,
और इसका जो करेगा u cos 60 डिग्री वाला कंपोनेंट करेगा, तो u बाय रूट थ्री। cos 30 की अगर बच्चे मैं बात करूं तो क्या वैल्यू चल रही है मार्केट में, रूट थ्री बाई टू। तो ये वैल्यू आगे, ये जो कम हो रहा होगा u बाई टू से कम कर रहा होगा, और ये जो काम कर रहा होगा u cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये भी कम कर रहा होगा u बाई टू से। तो जितने टाइम में, आप समझना, ये दो पार्टिकल, ये इधर आ रहा है u बाई टू से, और ये इधर आ रहा है u बाई टू से। तुमसे पूछा ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल होने में कितना समय लगेगा, तुम बोल रहे हो कि डिस्टेंस x है, अपॉन u रिलेटिव बात करें तो u बाई टू दोनों सेम डायरेक्शन मतलब ऐड हो जाएंगे, तो u बाई टू प्लस u बाई टू कितना हो जाएगा u, तो टाइम कितना लगेगा x बाई u। ऑप्शन नंबर वन कंफर्टेबल है बच्चे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेटिव मोशन एंड ग्राफ ऑफ द काइनेमेटिक्स। कंफर्टेबल है सभी लोग, मजा आया? तो आगे बढ़ते हैं। मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। और बच्चे ये मेरा कोड है AS लाइव, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इसी तरह बच्चे फिजिक्स का पूरा कोर्स हर एक चैप्टर में इसे डिटेल में यहाँ पे पढ़ते रहें, और हर एक चीज को बच्चे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खत्म करने वाला। ठीक है बच्चे, कंफर्टेबल है सभी लोग? टाटा बाय बाय, जय हिंद।